आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख हो गई है हमारी 29 जुलाई, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 29 जुलाई का करंट अफेयर का सेशन। तो इस सेशन में टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए जाएंगे, जो आगामी कोई भी आपका वनडे एग्जाम होगा तो उसमें आपके काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है सारा सेशन। तो इस सेशन को बहुत कायदे से पढ़िएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा कहा जाए यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में किसे अंकित किया गया है। तो हाल ही में धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए उत्तर है आपका धौलावीरा, और इसके बारे में पढ़ते हैं कि धौलावीरा का रिलेटेड कितना फैक्ट हमारे काम में आ सकता है। तो हड़प्पा युग के महानगर गुजरात कहा जाए कच्छ में धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। अब गुजरात में 3 विश्व धरोहर स्थल हैं। पहला हो जाएगा पावागढ़, दूसरा हो पावागढ़ के पास चंपानेर, दूसरा हो जाएगा पाटन में रावी का बाव। जो रानी का बाव है वो आपने नोटों पर भी देखा होगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रानी का बाव किस नोट पर अंकित रहता है, मतलब 5 के, 10 के, 2 के या 20 के, किस पर। और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। ये तीनों के तीनों आपके गुजरात के 3 विश्व धरोहर स्थल हैं जो हमारी विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। धौलावीरा अब भारत को दिए जाने वाला 40वां खजाना है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के चल रहे 44वें सत्र ने पहले ही भारत को तेलंगाना के रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर के रूप में एक नया विश्व विरासत स्थल दिया है, जो 13वीं शताब्दी का है। विश्व धरोहर समिति की अगर बात करें तो इस सत्र की अध्यक्षता किसने की? चीन ने की, और चीन के फुझोउ से हो रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो ये हैं विजय रूपाणी। गुजरात के राज्यपाल की अगर बात की जाए तो आचार्य देवव्रत हैं, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर बात करते हैं कला और संस्कृति से संबंधित प्रश्नों की, तो वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किसे अंकित किया है? तो धौलावीरा को। हाल ही में भारत का 29वां विश्व धरोहर स्थल किसको चुना गया? तो रुद्रेश्वर मंदिर, जो कि कहाँ पे है? तेलंगाना में। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत किसे चुना गया है? तो ओरछा एवं ग्वालियर का किला, ये भी हमने आपको बताया था। हाल ही में विश्व विरासत स्थल का खिताब दिए जाने के बाद यूनेस्को ने किसी विश्व विरासत स्थल की सूची से हटा दिया है। तो हाल ही में लिवरपूल को, जो यूनाइटेड किंगडम का भाग है, उसको इस सूची से हटा दिया गया है। हाल ही में भूमि पांडुगा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो आंध्र प्रदेश में मनाया गया भूमि पांडुगा महोत्सव। किस स्थान पर 46 कैंप्सगौड़ा विरासत स्थलों को विकसित करने की घोषणा की गई? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में। किसके द्वारा स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देने के लिए फोर्टिफाइड ब्रेन राइस तेल या ऑयल लॉन्च किया गया? तो नाफेड द्वारा। हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध राजा परवा त्यौहार मनाया गया? तो ये सभी को पता है, राजा परवा उत्सव हमारा उड़ीसा में मनाया जाता है, जगन्नाथपुरी, वो पुरी जगन्नाथ भगवान के उसमें याद में। हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं की खोज की गई? तो महाराष्ट्र के राज्य में ये बौद्ध गुफाओं की खोज की गई है। इसके आगे अगर चलते हैं तो हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने मम्मी की खोज की है, जो एक गर्भवती महिला की मम्मी है? तो ये पोलैंड के लोगों ने इसको खोजा है। हाल ही में महाराष्ट्र में कितने किलों के लिए विश्व धरोहर स्थल की टैग की मांग की है? तो महाराष्ट्र ने अपने 14 किलों के लिए, क्या कहा जाए, 14 जो उसके किले हैं उसके लिए विश्व धरोहर स्थल के लिए टैग की मांग की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बांस उद्योग पार्क का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? तो हाल ही में बताना है आपको कि बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उत्तर है हमारा असम। असम में बांस के लिए ये शिलान्यास रखी गई है। देखिएगा, असम के मुख्यमंत्री अगर बात की जाए तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने डिमा हसाओ के मानदेर दिशा, क्या मानदेर दिशा गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क यानी कि बाम्बू इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी है। परियोजना को डोनर मंत्रालय से 50 करोड़ रुपए से लागू किया जाएगा। एक बार पूरा हो जाने पर यह परियोजना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत करेगी और स्थानीय युवाओं के लिए एक रोजगार का अवसर पैदा करेगी। ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पर डिमा हसाओ की, तो डिमा हसाओ में उत्पादित बांस पहले ज़्यादातर पेपर मिलों को निर्यात किया जाता था। हालांकि पार्क का पूरा होने के साथ टाइल्स, अगरबत्ती, छत आदि के उत्पादन के लिए बांस का उपयोग करने के लिए नए रास्ते खुलेंगे, जिससे लोगों को आर्थिक आर्थिक लाभ मिलेगा और एक स्वरोजगार मतलब रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है। यहाँ पे असम राज्य की बात हुई है तो इसकी समझ लीजिए। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो हेमंता बिस्वा शर्मा।
अब इस योजना से जितना भी संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विवरण होता है वो भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास असम में किया जा रहा है। ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया? तो अमित शाह द्वारा। और अमित शाह ने ग्रीन सोहरा वनीकरण के साथ साथ एक जल आपूर्ति की भी यहाँ पे परियोजना चालू की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना कहाँ की जा रही? नोएडा में। हाल ही में मोदी जी ने किस राज्य में 1100 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजना का लोकार्पण किया है? तो ये गुजरात के लिए। हाल ही में किस राज्य ने मातृ कमचम योजना को लागू किया है? तो केरल राज्य ने। कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा ही लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा संवेदन 2021 नामक एक हैकाथॉन की मेजबानी करने का प्रस्ताव दिया गया है? तो आईआईटी द्वारा दिया गया है। और कहा जाए कौन सी कंपनी? तो मद्रास और सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर के द्वारा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जो कि कौन है? गिरिराज सिंह, इन्होंने मछुआरों के लिए ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इस ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम है मत्स्य सेतु। हाल ही में चर्चा में रहा निपुण भारत का मिशन या फिर कहा जाए निपुण भारत पहल क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है एक, याद रखिएगा। अब आपको सम्मिलित करना है। तो विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मतलब विभिन्न प्रकार के यहाँ पे दिवस हैं और ये इनकी तारीखें हैं। तो ये आप इनके कूट दिए गए हैं, इससे मिलान कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको विभिन्न करंट अफेयर के भागों में आपको ए बताए हैं और इसका सीधा सीधा हम आंसर आपको बता देते हैं यहाँ से। और इसको अगर आपको नोट करना है तो यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस 18 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को इम्पोर्टेंट है। विज्ञान अन्वेषण दिवस 20 जुलाई को इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को इम्पोर्टेंट। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को और विश्व मैंग्रोव दिवस 26 जुलाई को। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं। ये देखिएगा, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या कहा जाए मैंग्रोव दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। किस लिए मनाया जाता है? तो यह दिन मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व के बारे में एक अद्वितीय, विशेष और कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जागरूकता बढ़ाने और उनके स्थायी प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग के लिए समाधान को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2015 में अगर बात की जाए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के सामान्य सम्मेलन द्वारा इस दिन को अपनाया गया था। 1998 में आज के ही दिन ग्रीन पीस के कार्यकर्ता हेडो डेलियन नेनोट को इक्वाडोर से मुइज़ने में मैंग्रोव आर्द्रभूमि की फिर से स्थापित करने के लिए एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल के दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसकी इसके कारण मतलब इसके लिए जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था मैंग्रोव आर्द्रभूमि के लिए जो फिर से स्थापित करना चाहते थे, किसकी मृत्यु हो गई थी? तो आप बता सकते हैं कार्यकर्ता थे ग्रीन पीस में जिनका नाम था हैहो डेनियल नेनोट। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवस दिए गए हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। इनको बार बार हमने पढ़ाया है करंट अफेयर में, बाकी देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। बढ़ते हैं अगले सेशन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने के लिए संसीप कहाँ पे तैयार किया जा रहा है? तो बताना है कहाँ तैयार हुआ। तेलंगाना, सिंगापुर, या सिंगापुर हो जाएगा, डेनमार्क और इंडोनेशिया। तो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने का संसीप कहाँ पे बनाया जा रहा है? इंडोनेशिया में बनाया जा रहा है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सिंगापुर के समीप या सिंगापुर के संसीप ग्रुप ने पड़ोसी इंडोनेशियाई शहर बाटम में दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म मतलब तैरता हुआ एक सोलर फार्म और ऊर्जा भंडारण प्रणाली के निर्माण के लिए $2 बिलियन खर्च करने की योजना बनाई है, जो इसकी अच्छे ऊर्जा उत्पादन क्षमता करने को दोगुना कर देगी। मतलब जितना ये उत्पादन हो रहा है अभी, इसको दोगुना कर देगी। अगर कहा जाए फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक सिस्टम जो मतलब सोलर तैरता हुआ बनाया जा रहा है, इसकी क्षमता 2.2 गीगावाट होने की उम्मीद है, जो इसकी पीक पॉइंट हो जाएगी। पीक पॉइंट मतलब अधिकतम। ए बॉटम द्वीप पर दुरियांगकोंग जलाशय के 1600 हेक्टेयर लगभग 4000 एकड़ को कवर करेगा। परियोजना के साथ आगे बढ़ने के लिए सुंदे अप और बॉटम इंडोनेशिया मुक्त क्षेत्र प्राधिकरण बीबी बॉटम के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। दोनों लोगों ने, जब 4000 लगभग एकड़ की भूमि है तो दोनों के बीच में समझौता हुआ है। यहाँ पे अगर इंडोनेशिया की बात हुई है तो यहाँ की राजधानी हो जाएगी जकार्ता, और इंडोनेशिया मुद्रा की बात की जाए तो इंडोनेशियाई रुपया है। सर्वप्रथम भारत और विश्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी एक बार देख लीजिए। तो सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म जो कि हमारे क्वेश्चन में था, ये कौन बना रहा है? इंडोनेशिया में बन रहा है। सिंगापुर की संसीप एजेंसी बना रही है, ये भी याद रखिएगा। दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर
कौन सा देश बना रहा है? चीन बना रहा है, सभी को पता होगा, पिछले रिवीजन है। हाल ही में किसने भारत का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण एमएलएक्स बनाया? तो आईआईटी रोपड़ पंजाब वाले ने। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस स्थान पर बालिका पंचायत की अनूठी पहल शुरू की गई है? तो कुनारिया गांव में। हाल ही में कौन सा देश डिजिटल भूमि उपयोग डेटा का संग्रह पूरे करने वाला पहला महाद्वीप बन गया है? तो ये अफ्रीका। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया है? तो सिंगापुर। कंपनी का नाम बोले जाए तो सिंगपीप, ये भी याद रखिएगा। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की जा रही? तो नोएडा हवाई अड्डे और फिल्म सिटी पर। भारत की पहली मॉन्क फ्रूट कहाँ पर खेती की जाएगी? तो कुल्लू में। हाल ही में भारत का पहला ग्रेन एटीएम तो ये गुरुग्राम में बन रहा है, ये बन गया है, और गुरुग्राम का पुराना नाम अगर कहा जाए तो गुड़गांव हो जाएगा। एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क बनाया जा रहा है? तो ये गुजरात में। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस किस विश्वविद्यालय के बगबंधु चेयर स्थापित करेगा? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो जैसे कि उत्तराखंड में अभी हुआ था, ठीक है, तो वैसा ही फिर से कहीं पे हुआ है, तो देखिएगा कहाँ पे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। अब कर्नाटक में ऐसा हो रहा है, देखिएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो कि अभी कौन है? BS येदियुरप्पा ने 26 जुलाई 2021 को शीर्ष पद से अपने इस्तीफा देने की घोषणा की है। अब उनकी सरकार 2019 में सत्ता में आने के बाद राज्य में उन्होंने कितने साल पूरे कर लिए? पूरे 2 साल, क्योंकि 19 से 2021 चल रहा है। 78 वर्षीय येदियुरप्पा, जिन्हें अक्सर उनके आदर्श BSY द्वारा बुलाया जाता है, BS येदियुरप्पा इनको नाम दिया जाता है, ठीक है। अध्यक्ष BSY ने कर्नाटक के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। इन्होंने 4 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था, और कर्नाटक के इतिहास में ऐसा करने वाले ये एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो लगातार 4 बार मतलब यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। कर्नाटक की अगर राजधानी की बात की जाए तो बेंगलुरु, राज्यपाल की बात की जाए तो थावरचंद गहलोत। अब अगर यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात हुई तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपना पद से इस्तीफा देने की घोषणा की? तो कर्नाटक के BSY येदियुरप्पा ने। हाल ही में किस सांसद को राज्यसभा से निलंबित कर दिया? तो सांसद सेन को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दहेज निषेध नियमों के संशोधन किया गया है? तो केरल सरकार ने किया है। कानून मंत्रालय में न्याय विभाग द्वारा अधिसूचित एक आदेश के साथ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय इसका नाम कर दिया गया है। अगर बात करें दरबार मूव परंपरा कितनी वर्ष पुरानी परंपरा है? तो दरबार मूव परंपरा 149 साल पुरानी है। और कहा जाए कहाँ से रिलेटेड है? तो ये हमारा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। किस राज्य में परिसीमन की घोषणा की गई है? तो जम्मू कश्मीर में परिसीमन की घोषणा की गई है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री विश्वास मत हारने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो स्टीफन लेफबेन बन गए हैं। कहाँ के? स्वीडन के, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस राज्य द्वारा आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है? तो तमिलनाडु की सरकार द्वारा। किस मंत्रालय ने भारत में सीप्लेन सेवाओं को विकसित करने के लिए पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नागरिक उड्डयन मंत्री ने इसके साथ में हस्ताक्षर किए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गोल्डन राइस, क्या गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो हाल ही में गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन के लिए अनुमोदन करने वाला पहला देश फिलीपींस बन गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फिलीपींस अनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस, मतलब एक प्रकार से कहा जाए हार्वाइजेशन किया है राइस की एक वैरायटी का, के व्यावसायिक उत्पादन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जो बचपन के कुपोषण को कम करने में मदद करने के लिए पोषक तत्वों से एक भरपूर चावल की एक किस्म है। मतलब कहा जाए इसमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा मात्रा होगी। जैसे कि पता है सभी को कि चावल कार्बोहाइड्रेट का एक मुख्य स्रोत है, उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत कम है। लेकिन अब जो गोल्डन राइस आएगा तो इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, जो बच्चों के कुपोषण के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। गोल्डन चावल को कृषि विभाग फिलीपीन चावल अनुसंधान संस्थान अगर कहा जाए इसका नाम, तो जो फिलीपींस का है चावल अनुसंधान, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के साथ साझेदारी में लगभग 2 दशक बिताने के बाद विकसित किया गया है। अगर इसके बारे में पढ़ें तो गोल्डन राइस इसके चमकते पीले रंग के कारण इसका नाम रखा गया है। अगर फिलीपींस की बात यहाँ पर हुई तो देखिएगा, 1 कप सुनहरा चावल 40% तक विटामिन ए दे सकता है, जो कि 6 महीने से 5 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बचपन में अंधेपन, विटामिन ए रहेगा तो सभी को पता है विटामिन रतौंधी के लिए काफ़ी कारगर होता है। जिन लोगों को आंखों की समस्या होती है उनको विटामिन ए
के स्रोत दिए जाते हैं, जैसे कोड लिवर ऑयल हो गया, मछली हो गई, फिश अगर नॉनवेज खाता है, और वेज में आपके गाजर वगैरह हो गई है। ठीक है, तो देखिएगा बचपन में अंधेपन से लड़ने और विकासशील देशों के जीवन बचाने के लिए रहेगा। ए दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया कहा जाए, कहाँ कहाँ, तो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में वाणिज्यिक प्रसार के लिए अनुमोदित पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित चावल भी है। फिलीपींस की अगर यहाँ पे बात हुई तो फिलीपींस से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति का नाम रोड्रिगो दुतेर्ते है। राजधानी मनीला है। मुद्रा की बात की जाए तो फिलिपीनी पेसो है। इनोवेशन से अगर समझते हैं कि मतलब कौन कौन सी चीज़ विकास हुई है, किस किस चीज़ का अनावरण हुआ है, तो ये भी समझ लेते हैं। गोल्डन राइस कहाँ पे हुआ है जिसको अनुमोदन प्राप्त हुआ है, तो पहला देश हो गया फिलीपींस। हाल ही में किन शोधकर्ताओं ने कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों को पहचान करने के लिए एन बी ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल विकसित किया, तो आईआईटी मद्रास। रिपीट क्वेश्चन है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक, अभी अगर कहा जाए वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम इंडिया को किस आधिकारिक चेयर गीत को लॉन्च किया है, तो चेयर फॉर इंडिया जो गीत है वो हिंदुस्तानी भी हो जाएगा। कहा जाए किसके द्वारा, तो जो हमारे क्या नाम है इनका, रहमान, ए आर रहमान द्वारा ये बना है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला संयुक्त कोविड-19 वैक्सीन तैयार किया, तो क्यूबा ने। हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनने जा रहा है, तो पटना में। किस राज्य में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है, तो कहा जाए जो हाई स्पीड मतलब व्हीकल की रेस रहेगा, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में बन रहा है, इंदौर शहर में। हाल ही में चर्चा में रहा फ्लेक्स फ्यूल इंजन क्या है, तो ये ऑटोमोबाइल्स उद्योग से संबंधित है। हाल ही में किसने पावर फ्री CPAP डिवाइस जीवन वायु विकसित की है, तो जीवन वायु IIT रोपड़ के वहाँ से विकसित हुई है। हाल ही में किसने अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक, मतलब जो भी तूफान आएंगे उसको पहले से डिटेक्ट कर लेगा, तो ये IIT खड़गपुर के द्वारा बना हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो हमारी प्रिया मलिक हो जाए, सॉरी स्फूर्ति प्रिया हो जाएंगी। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय पहलवान प्रिया मलिक, देखिएगा यहाँ पे शायद गलत लिखा गया है, हम वही कह रहे थे, स्फूर्ति प्रिया नहीं होगा, प्रिया मलिक होगा। ठीक है, तो देखिएगा हाल ही में भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने बुडापेस्ट हंगरी में 2011 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं के 73 किलोग्राम भार वर्ग के शिखर संघर्ष में केसिया पटापोविच को हराया है, और कितने से हराया, 5-0 से हराया है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय टीम ने देश को गौरवान्वित करते हुए चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण सहित 13 कुल स्वर्ण मतलब 13 कुल पदक जीत लिए हैं, जिसमें से 5 स्वर्ण है, जिसमें से एक किसका है, प्रिया मलिक जी का है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो खेल से संबंधित अगर बात की जाए तो देखिएगा किसने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो यहाँ पे स्फूर्ति प्रिया नहीं, प्रिया मलिक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा हाल ही में ओलंपिक में टेनिस सिंगल्स मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं, तो सुमित नागल जी बने हैं। AIFF फुटबॉल या पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, संदेश झिंगन जी को, इंपॉर्टेंट है। महिला 49 किलो वर्ग में 2020 टोक्यो खेलों किसने स्वर्ण जीता है, तो स्वर्ण जीता है झिंगू हुई ने, और कहा जाए सिल्वर किसने जीता है, तो अपनी मीराबाई चानू ने, ये भी याद रखिएगा। इस बार का जो टोक्यो हो रहा है वो 2021 हो रहा है, लेकिन इसका नाम 2020 ही है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ जिसका नाम है IOA ने टोक्यो खेलों में सुरक्षा के साथ साथ देश के दल के प्रेस अताशे की दोहरी भूमिका के लिए किसे नियुक्त किया है, तो BK सिन्हा को। ICC द्वारा सदस्य देशों के रूप में किसे शामिल किया गया है, तो मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड, ये 3 टीमें फिर से इसमें जुड़ी हैं ICC में। हाल ही में ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने। भारतीय टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने एथलीटों का दल भेजा है, तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अपने तरफ से 119 लोगों का दल भेजा है। ऑस्ट्रेलिया के एशले बार्टी ने फाइनल में किसे हराकर विंबलडन महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया, तो कैरोलिना प्लिस्कोवा को इन्होंने हरा दिया है और विंबलडन महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। और कौन जीता है, एशले बार्टी जीते हैं, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता, तो अर्जेंटीना ने, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता हाल ही में मोमीजी निशियाबजी बनी है, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो 13 वर्षीय जापानी स्केटबोर्डर कौन है, जापानी है और स्केटबोर्डर हैं, इनका नाम है
मोमोजी निशिया ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है और एक किस में जीता है, स्केट बोर्ड में। वह ओलंपिक खेलों में जापान की ओर से अब तक की सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता बन गई हैं। निशिया ने 26 जुलाई को महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। जापान में यूटो होरिगोम में पुरुषों में प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। तो कहा जाए अगर पुरुष में तो यूटो होरिगोम हो जाएंगे। निशिया ने सिर्फ 13 साल की उम्र में ब्राजील की रेसा लीली को पराजित किया। तो रेसा लील जो कि ब्राजील से रिलेटेड है वो इसमें हार गई हैं, इनको मिल गया हुआ सिल्वर वाला। कांस्य पदक जीतने वाली जापान की फुनान नाकाई की उम्र भी 16 साल है, ये भी याद रखिएगा। लील और देखिएगा यहाँ पे दिया है लील और निशिया दोनों अपने अपने देशों ब्राजील और जापान के लिए सबसे कम उम्र के पदक विजेता हैं। ठीक है, अगर कहा जाए स्वर्ण तो स्वर्ण किसको मिला है, जापान की निशिया को। और बात की जाएगा लील तो लील जो कि ब्राजील से है इन्हें मिला है सिल्वर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सबसे कम उम्र का स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है, तो ये तो हमने बता ही दिया है, यही है जापान के। मार्जिरो गैस्ट्रिंग ओलंपिक के सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे स्वर्ण की बात नहीं हो रही है, स्वर्ण की बात हो रही है तो सबसे कम उम्र के अभी तक के, लेकिन अगर हाल ही का पूछा जाए तो वो कौन हो जाएंगे, जापान के हो जाएंगे। ठीक है, 1936 के बर्लिन खेलों में उन्होंने महिला डाइविंग प्रतियोगिता में अपना नाम या सबसे पहले कहा जाए अपना दबदबा बनाया था, जो जिसके कारण वो सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता बन गए थे। उस दौरान वह सिर्फ 13 साल 268 दिन की थी, ये भी याद रखिएगा। अब वुमेन इन न्यूज अगर देखते हैं तो ये भी देख लीजिएगा कि वुमेन कहाँ कहाँ पे छाई हुई हैं। तो हाल ही में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता मोमिजी निशिया जो कि जापान की हैं, स्केट बोर्डर हैं। AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए किसे चुना गया, तो नंगोम बाला देवी को जो कि भारत की हैं। हाल ही में किसने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो स्फूर्ति प्रिया यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिएगा कि प्रिया जी हैं या स्फूर्ति प्रिया। महिला 49 किलो वर्ग में 2020 टोक्यो खेल किसने स्वर्ण जीता है, तो जिंगो ह्यून ने। और अगर सिल्वर की बात की जाए तो वो किसने जीता है, भारत की मीराभाई चानू ने। कौंस 2021 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार किस भारतीय ने जीता, तो पायल कपाड़िया ने। किस भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान की शुरुआत की, तो सिरसा बंदला जो कि एक अंतरिक्ष यात्री हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम क्या रखा है, तो अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर उन्होंने अपना नाम कर रखा है। हाल ही में अमेरिका सीनेट ने पहली महिला सेना सचिव के रूप में किसे नामित किया है, तो क्रिस्टीन बरमुथ को। त्यांग यन हंग ने एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड तोड़ा है, वह किस देश से संबंधित, तो हांगकांग से संबंधित हैं। बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल शामिल किए गए हैं, तो कौन कौन से नए खेल टोक्यो ओलंपिक में शामिल किए गए हैं, ये देखिएगा। तो कराटे, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये देखिएगा। ये चारों के चारों हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में नए खेल शामिल किए गए हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है, ये कौन कौन से, कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग। देखिएगा इन सारे खेलों के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो कराटे की अगर बात करें तो मार्शल आर्ट 1970 के दशक से ओलंपिक समावेशन के लिए एक उम्मीदवार रहा है, लेकिन आयोजक इस खेल को स्वीकार करने के लिए कभी भी सहमत नहीं हुए थे। 3 दिवसीय प्रतियोगिता निप्पॉन बोडाकन में आयोजित की जाएगी और इसमें 3 भार वर्गों में प्रतिभाशाली कुमार प्रतियोगी शामिल होंगे। टेलीविजन और फिल्मों में इसकी प्रस्थान को लोकप्रियता के कारण दर्शक इस खेल का आनंद लेने के लिए उम्मीद कर रहे हैं, मतलब काफ़ी फिल्मों में आपने देखा होगा कराटे वगैरह चलता है। ठीक है, बात करें अगर स्केट बोर्डिंग की तो ये भी समझ लीजिएगा। स्केट बोर्ड की शुरुआत आयोजकों द्वारा युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए की गई थी पहले, लेकिन नहीं लिया गया था। दर्शक हाई फ्लाइंग स्टंट और ट्रिक्स देख सकेंगे अब। इसमें भाग लेने वाले प्रतियोगी 12 से 47 वर्ष के बीच के हैं, ये भी याद रखिएगा। सर्फिंग की अगर बात की जाए तो 8 दिन की अवधि में कम से कम 3 दिन की प्रतियोगिता होगी इसमें। वर्ष 1995 से इंटरनेशनल सर्फिंग एसोसिएशन इस खेल को शामिल करने के लिए पैरवी कर रहा है और यह टोक्यो 2020 ओलंपिक में पदार्पण किया, मतलब स्टार्टिंग हो रही है इसकी। सपोर्ट क्लाइंबिंग की अगर बात की जाए तो हाल के वर्षों में चढ़ाई नई ऊंचाइयों तक पहुंच गई है, इसलिए यह टोक्यो 2020 ओलंपिक में अपनी एक और नई शुरुआत कर रहा है। अगर बात करते हैं यहाँ पे देश विदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की तो ये भी देख लीजिए। तो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल जो कि हैं कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग। हाल ही में अमेरिका किन देशों के साथ मिलकर क्वाड समूह बना रहा है, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, और चौथा हो जाएगा अमेरिका, तो बन जाएगा पूरा क्वाड, मतलब 4 देश का समूह। हाल ही में विदेश मंत्री जो कि कौन है, एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये जॉर्जिया में रखी गई है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जेवेनेस मोइस के घर में घुसकर हत्या कर दी गई, तो ये हैती के थे राष्ट्रपति जिनकी हत्या कर दी गई। हाल ही में भारत अपनी जमीन की सिंचाई के लिए किस नदी के अतिरिक्त पानी का उपयोग करेगा, तो सिंधु नदी जल समुद्र पर करेगा जो कि पाकिस्तान कर रहा है।
और इससे रिलेटेड है, किस देश ने जुलाई 2021 में संघीय स्तर पर मृत्युदंड पर रोक लगा दी गई है, मतलब अब उस पर मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। तो ये अमेरिका में हुआ है। आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो भारतीय लेबर रहती है, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय लेबर संघ रहता है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो 169 मिलियन। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश के सहयोग से कुंडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू हो रहा है, तो ये रूस के सहयोग से होना संभव हुआ है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईजीबीसी ग्रीन सिटीज प्लेटिनियम रेटिंग हासिल करने वाला पहला एसईजेड कौन बना है, तो हाल ही में ये बना है कांडला। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कांडला एसजेड, जिसने हाल ही में आईजीबीसी ग्रीन सिटीज प्लेटिनियम रेटिंग फॉर एक्सिस्टिंग सिटी प्राप्त करने वाला पहला एसईजेड, और एसईजेड की अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन गया है। कैसेज, जिसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा सी मतलब KASEZ, टीम को पट्टिका भेंट की गई है। इस टीम द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की गई, क्योंकि इसे भुज क्षेत्र में पूरा किया जाएगा, जहां वनीकरण और जल संधारण का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है या कहा जा रहा है। KASEZ टीम के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, और IGBC ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग उन गतिविधियों का हिस्सा है जिनकी परिकल्पना इंडिया एक्ट 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत की गई है। अगर बात करें भारत सरकार की, तो भारत सरकार पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है, जिसे देश के कई मंत्रालयों को शामिल करने के लिए या करने वाले विभिन्न प्रयासों और उपायों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर सभी को पता है, कांडला हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पे अगर सर्वप्रथम भारत और विश्व से संबंधित बात की जाए तो इंपॉर्टेंट फैक्ट फिर से देख लेते हैं जरा। तो ये तो सब आपके वही हैं जो आपके पिछले ऊपर भी रिवीजन करवा दिए हैं, तो वही सब लिखा हुआ है पहला जो था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सेशन पर, क्योंकि ये तो सेशन हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आशा करते हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पष्ट हुई होंगी। अगर सेशन पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। एक प्यारा सा कमेंट जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले आज का सेशन आपको कैसा लगा। और ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।